हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, बायोमॉलिक्यूल्स के बाद अब हम लोग बात करते हैं किसकी, बायो एनर्जेटिक्स की। अब जब बायो एनर्जेटिक्स की बात आती है तो सबसे पहले हम लोग यही बात करेंगे कि एक्चुअल में बायो एनर्जेटिक्स होते क्या है। देखिए, इसका नाम ही क्या कह रहा है, बायो एनर्जेटिक्स। दो वर्ड आ रहे हैं ना, बायो एनर्जेटिक्स आ रहे हैं या नहीं। अब इन दोनों वर्ड को जब हम देखते हैं, डिफाइन करने की कोशिश करें, बायो मीन्स जीव, बोल सकते हैं आप लोग आराम से, ठीक। एनर्जेटिक्स, एनर्जेटिक्स क्या है, ऐसी चीजें जिनसे एनर्जी बन रही है, जो एनर्जी को उत्पन्न कर रहे हैं। क्या अगर मैं ऐसा बोलूं कि एनर्जी को उत्पन्न कर रहे हैं, ये पॉसिबल है? सोच सकते हैं आप लोग, एनर्जी बनाई जा सकती है, पॉसिबल है ये? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एनर्जी क्या कहता है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय, इट कैन बी ओनली चेंज इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यही है ना, इट कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय, इट कैन बी ओनली चेंज इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। जब एनर्जी को बनाया ही नहीं जा सकता, नष्ट ही नहीं किया जा सकता, इसे केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज किया जा सकता है, केवल इतना ही किया जा सकता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज किया जा सकता है, तो यहाँ पे एनर्जी बनाने की कोई बात ही नहीं आती। बायो मीन्स जीव, एनर्जेटिक्स मीन्स जो एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करने का काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, करने का काम, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज है, ग्लूकोज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, ग्लूकोज को तोड़ के क्या कर रहे हैं, पायरुवेट बना दे रहे हैं। पायरुवेट टूट के क्या बन जा रहा है, एटीपी बन जा रहा है, एटीपी बन जा रहा है, एटीपी को हमारी बॉडी आसानी से यूज कर ले रही, सिंपल, ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। यही तो अपना फंडा है ना, सिंपल चीजें पकड़ना है, बस ज्यादा कुछ नहीं सोचना है आपको। तो एनर्जेटिक्स मतलब जो एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करने का काम कर रहे हैं, यही सारी प्रोसेस, यही सारे जो कारक हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, एनर्जेटिक्स। ठीक है, अब बायो एनर्जेटिक्स की बात करते हैं। ये तो सिंपल सी बात हो गई किसकी, एनर्जेटिक्स की। तो जब इन दोनों वर्ड पे फोकस किया जाए, बायो प्लस एनर्जेटिक्स, तो बायो और एनर्जेटिक्स दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, बायो एनर्जेटिक्स। बायो एनर्जेटिक्स मतलब ऐसी चीजें जो जीवों में एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करने का काम कर रहे हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, बायो एनर्जेटिक्स। As its definition, you may see that study of transformation of energy in living organism. लिविंग ऑर्गेनिज्म में एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की जो स्टडी है, इसी को हम क्या बोलते हैं, बायो एनर्जेटिक्स। ठीक, एकदम सिंपल सा है, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक, स्टडी ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, या फिर एनर्जी जो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो रही है, इसी की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, बायो एनर्जेटिक्स। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें और भी पॉइंट है, जैसे ये पॉइंट है आपका, द गोल ऑफ बायो एनर्जेटिक्स टू डिस्क्राइब हाउ लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्वायर एंड ट्रांसफॉर्म एनर्जी इन ऑर्डर टू परफॉर्म बायोलॉजिकल वर्क। सीधी सी बात है, इसका मेन एम क्या है, बायो एनर्जेटिक्स का एम यही है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी जीव है, तो वो एनर्जी कैसे ट्रांसफॉर्म कर रहा है, एनर्जी ट्रांसफॉर्म करने के बाद उसको अपनी डेली लाइफ में कैसे यूटिलाइज कर रहा है, या फिर कैसे अपने डेली रूटीन में ला रहा है। ये इसका मेन क्या होता है, एम होता है। ठीक, इसका मेन एम यही होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, द स्टडी ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे इज दस इसेंशियल टू बायोएनर्जेटिक्स। स्टडी ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे, जब हम बायो एनर्जेटिक्स की बात करें तो बायो एनर्जेटिक्स में मेटाबॉलिक पाथवे की स्टडी जरूर करेंगे। क्यों करेंगे, क्या कर रहे हैं हम, ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं या नहीं। तो ट्रांसफॉर्मेशन जितने भी हो रहे हैं, क्या ये पॉसिबल है कि ट्रांसफॉर्मेशन बिना मेटाबॉलिक पाथवे के हो जाए। मेटाबॉलिक पाथवे जब चलेंगे, जब सिट्रिक एसिड साइकिल जैसे कई सारी साइकिल्स बनेंगी, ग्लूकोज कहीं टूटेगा कहीं जुड़ेगा, तब जाके क्या बनेगा, एटीपी बनेगा या नहीं। तो इस तरह से क्या होगा, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन। इसीलिए बायो एनर्जेटिक्स की जब स्टडी करते हैं हम, इसमें मेटाबॉलिक पाथवे की भी स्टडी करते हैं। अब देखिए, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, पहला पॉइंट क्या कहता है, स्टडी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक, बायो एनर्जेटिक्स क्या है, स्टडी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन को ही हम क्या कहते हैं, बायो एनर्जेटिक्स। बायो एनर्जेटिक्स का जो गोल क्या है, गोल क्या है इसका, कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इनमें जो एनर्जी मिल रही है या फिर जो एनर्जी बन रही है, ट्रांसफॉर्म हो रही है, वो कैसे ट्रांसफॉर्म हो रही है, और ट्रांसफॉर्म होने के बाद जितने भी बायोलॉजिकल वर्क हो रहे हैं, इन बायोलॉजिकल वर्क के लिए हम इसको कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं।
थर्ड पॉइंट आपका कहता है कि द स्टडी ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे इज इसेंशियल फॉर बायोएनर्जेटिक्स। अगर आप बायोएनर्जेटिक्स की स्टडी कर रहे हैं, इसके लिए आपको मेटाबॉलिक पाथवे की स्टडी करनी पड़ेगी। ठीक है, ये तो सिंपल सा इसका क्या हो गया, जनरल इंट्रोडक्शन, या फिर आप इसको डिफिनीशन में भी लिख सकते हैं। हाईलाइटेड करने वाली इसमें तीन ही चीजें हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, बायोलॉजिकल वर्क में कैसे इसका यूटिलाइजेशन हो रहा है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म इसको कैसे एक्वायर एंड ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट मेटाबॉलिक पाथवे। ठीक है, अब अगर इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हम बात करने वाले हैं बायो एनर्जेटिक्स के टाइप, कितने टाइप के बायो एनर्जेटिक्स रिएक्शन हो सकते हैं। ठीक है, जब इसकी बात हम करते हैं बायो एनर्जेटिक्स की, तो बायो एनर्जेटिक्स का एक सिंपल सा मैं साइकिल दिखा रहा हूँ, एक सिंपल सा इसका प्रोसेस दिखा रहा हूँ कि बायो एनर्जेटिक्स कैसे एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम कहाँ से चलते हैं, रैपिड एनर्जी डिप्लीशन। रैपिड एनर्जी स्टोर डिप्लीशन, हमारी जो एनर्जी है स्टोर्ड फॉर्म में है, उस एनर्जी का क्या हो रहा है यहाँ पे, डिप्लीशन। ये एनर्जी हमारी खर्च हो रही है या फिर खत्म हो रही है। ठीक है, जब रैपिड एनर्जी, हमारी जो स्टोर्ड एनर्जी है जिसकी हमें इंस्टेंट जरूरत है, वो खत्म हो रही है, तो इस कंडीशन में हमको क्या हो रहा है, जरूरत पड़ रही है किसकी, एटीपी की। ठीक, एटीपी की जरूरत पड़ रही है। अब जब एटीपी की जरूरत पड़ती है, ये एटीपी हम कहाँ से कंप्लीट करते हैं, एटीपी प्रोडक्शन और ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। ग्लूकोज को क्या करते हैं, मेटाबोलाइज करते हैं, ग्लूकोज टूटता है, और ग्लूकोज टूटने के बाद हमको क्या मिलता है, एटीपी। एटीपी का मतलब ग्लूकोज से एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं हम किसमें, एटीपी के फॉर्म में। और ये एटीपी जब बन जाता है तो ये क्या करता है, लीडिंग टू एनर्जी डिप्लीट एंड हाइपर एक्साइटेबिलिटी। जब इंसान को एनर्जी मिलती है अचानक से, तो क्या करता है, हाइपर एक्साइटेबिलिटी वाली स्टेट में आता है, या फिर आप इतना कह दीजिए कि एनर्जी मिली तो वो अपना काम करने के लिए एबल हो गया। ठीक, नेक्स्ट जब एनर्जी मिल गई, ग्लूकोज टूट गया, उसके बाद क्या प्रोसेस हो रही है, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म लीडिंग टू मसल पैथोलॉजी। हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज स्टोर्ड मात्रा में है, जब इसका मेटाबॉलिज्म हो गया, ये टूट गया, टूटने के बाद क्या हो रहा है, मसल पैथोलॉजी डेवलप हो रही है। भाई जब ग्लूकोज कम हो गया, इंसान कमजोर पड़ेगा या नहीं, इंसान कमजोर पड़ेगा तो मसल पैथोलॉजी की समस्या आएगी। ठीक है, अब जब मसल पैथोलॉजी की समस्या आ रही है ड्यू टू ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाता है, डिप्लीशन ऑफ फैट एज एन एनर्जी सबस्ट्रेट। जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो गई, ग्लूकोज नहीं रह गया, मसल पैथोलॉजी हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में हमारी बॉडी को क्या चाहिए, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी। अब ज्यादा से ज्यादा एनर्जी हमको चाहिए, ग्लूकोज पहले ही एटीपी में टूट चुका है, हमारे पास ग्लूकोज बचा नहीं है, तो फिर उस जगह पे हमारी बॉडी क्या करती है, जो आपका फैट स्टोर्ड फॉर्म में रखा गया है, जो फैट है पहले से ही स्टोर करके रखा गया है एज एन एनर्जी सोर्स, तो उसको हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी क्या करती है, उसको एनर्जी सबस्ट्रेट की तरह एनर्जी की जगह उसको कर लेती है, मतलब किसकी जगह पे, उसकी जगह पे उसको यूज करती है। ये हमको ग्लूकोज या फिर एनर्जी मिलती है, जिससे फैट के टूटने से हमको एटीपी वगैरह मिल जाता है, तो इससे हमारी एनर्जी का काम चल जाता है। ठीक, अब जब ये प्रोसेस होती है, ग्लूकोज बन रहा है, मतलब हमको एनर्जी मिल रही है कहाँ से, फैट से। अब ये फैट जो आता है, फैट कहाँ से आता है, फैट का भी एक सोर्स है कि ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म ड्यू टू इंसुलिन रेजिस्टेंस। जब इंसुलिन से रेजिस्टेंस कर जाता है ग्लूकोज, इंसुलिन काम नहीं कर पाता है ग्लूकोज पे, तो ग्लूकोज की संख्या क्या होती है, कंसंट्रेशन क्या होती है, बढ़ जाती है। ग्लूकोज की बढ़ी हुई कंसंट्रेशन जो है, या फिर ग्लूकोज का इनटॉलरेंस जो है, ये इनटॉलरेंस क्या करता है, फैट बनाता है, और ये फैट बॉडी में स्टोर हो जाता है। यही स्टोर्ड फैट बाद में कैसे एनर्जी की तरह यूज होता है, और यही फैट एनर्जी में चेंज होने के बाद यहाँ से ये क्या हो रहा है, फिर वही साइकिल चलती रहती है, साइकिल चलती रहती है। रैपिड एनर्जी स्टोर डिप्लेशन हो जाता है, एनर्जी की कमी हो जाती है, एनर्जी की कमी हुई, एटीपी का प्रोडक्शन हुआ, एटीपी का प्रोडक्शन कहाँ से हुआ, ग्लूकोज को तोड़ा गया, ग्लूकोज को तोड़ने के बाद एटीपी का प्रोडक्शन कर दिया गया। अब एटीपी का प्रोडक्शन जब हो गया, तो एटीपी के प्रोडक्शन के बाद ग्लूकोज की कमी हो गई, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म जब हो गया तो ग्लूकोज की कमी हो गई। इस कमी की वजह से क्या हो रहा है, मसल पैथोलॉजी, मसल में प्रॉब्लम आ रही है, मसल पैथोलॉजी हो रही है। अब जब मसल पैथोलॉजी हो रही है, बॉडी को और एनर्जी की जरूरत है, और भी ज्यादा एनर्जी चाहिए, एनर्जी हमको कहाँ से मिलेगी, हमारी बॉडी में ये जो फैट स्टोर हुआ है, जो पहले से चर्बी बनी हुई है, ये फैट टूटेगा, और टूटने के बाद एनर्जी देगा। और ये फैट कहाँ से आता है, जब ग्लूकोज की
कंसंट्रेशन बॉडी में बढ़ रही है, ग्लूकोज जितना चाहिए उससे ज़्यादा आ रहा है, तो ये ग्लूकोज क्या करता है, इंसुलिन को रेजिस्टेंस कर जाता है, इंसुलिन का इस पर कोई कंट्रोल नहीं रह जाता है। ऐसा ग्लूकोज क्या करता है, फैट के रूप में इकट्ठा हो जाता है और यही फैट बाद में एनर्जी की तरह काम करता है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना? डाउट। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, टाइप्स ऑफ बायो एनर्जेटिक रिएक्शन की। और जब टाइप्स ऑफ बायो एनर्जेटिक रिएक्शन की हम बात करते हैं तो इसमें आपकी तीन तरह के रिएक्शंस आ जाते हैं। पहला एक्सर्गोनिक रिएक्शन, दूसरा एंडरगोनिक रिएक्शंस और थर्ड आपका आ जाता है एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे, एक्सर्गोनिक रिएक्शंस की। अब देखिए एक्सर्गोनिक रिएक्शंस की अगर बात की जाए तो ये ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो एनर्जी को रिलीज करने के लिए या फिर एनर्जी को बनाने के लिए बाहर से किसी एनर्जी की का यूटिलाइजेशन नहीं करते हैं, या फिर इनको कंप्लीट होने के लिए किसी भी फ्री एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है, गिब्स फ्री एनर्जी का यूज़ नहीं करते हैं। ये बायोलॉजिकल टर्म में पूरी तरह से स्पेसिफिक होते हैं और ज़्यादातर वर्क को परफॉर्म करने की एबिलिटी रखते हैं, इसलिए ये यूज किसका करते हैं, इन रिएक्शंस में इंक्लूड होते हैं ज़्यादातर आपके कैटाबॉलिक रिएक्शन और सेलुलर रेस्पिरेशन। कैटाबॉलिक रिएक्शंस का यूज करते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन में। जैसे मैंने कहा है, इसकी डिफिनीशन आप देख सकते हैं कि एक्सर्गोनिक एम्प्लॉयज द रिलीज ऑफ एनर्जी, इसको मैंने अलग से ही पहले ही बॉक्स में कर दिया है, रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन विदाउट एनी रिलेटेड यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी। इसका जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन चलता है एनर्जी रिलीज करने के लिए, उस स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए, केमिकल रिएक्शन के लिए हमें किसी भी तरह की एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है, अपने आप ही कर जाता है। अगर आप एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे छोटे छोटे बच्चे रहते हैं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते हैं, उनको होमवर्क मिला है तो वो घर पर पहुँचते ही अपना होमवर्क करने लगते हैं, उनको अलग से नहीं कहना पड़ता है, अलग से एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपना काम खुद से कर लेते हैं। जबकि कुछ ऐसे होते हैं जिनको अलग से एनर्जी देना पड़ता है, बोलना पड़ता है चल भी कर, तब जाके करते हैं। तो यहाँ पे हमको ये करना ही नहीं है। एक्सर्गोनिक रिएक्शंस आपके कैसे रिएक्शंस है, जो स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस हैं और एनर्जी रिलीज करते हैं। एनर्जी रिलीज करने के लिए इन केमिकल रिएक्शंस को किसी भी तरह की एनर्जी की यूटिलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती है। सेकेंड पॉइंट पे जब हम जाते हैं तो यही कहता है कि ये बायोलॉजिकल टर्म में पूरी तरह से स्पेसिफिक होते हैं, ये किसी भी वर्क को, ठीक है, दीज रिएक्शंस हैव एन एबिलिटी टू परफॉर्म वर्क, इनके पास कोई भी वर्क परफॉर्म करने की एनर्जी मतलब एबिलिटी होती है। और ये कैटाबॉलिक रिएक्शंस को इंक्लूड करते हैं। कैटाबॉलिक रिएक्शंस को कैसे, कैटाबॉलिक रिएक्शंस को सेलुलर रेस्पिरेशन वाले कैटाबॉलिक रिएक्शंस को। इसका एक फार्मूला है, अगर आप फार्मूले पे ध्यान देना चाहें तो डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी। ठीक है, डेल्टा जी इज इक्वल टू जी प्रोडक्ट माइनस जी रिएक्टेंट इज लेस देन जीरो। ठीक है, मतलब इसको एनर्जी की ज़रूरत है ही नहीं, बाहर से ये किसी एनर्जी का यूटिलाइजेशन नहीं करेगा और एनर्जी भी रिलीज करेगा। ऐसे जो रिएक्शंस हैं, इन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, एक्सर्गोनिक रिएक्शन। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, एंडरगोनिक रिएक्शंस की। ठीक है, ठीक है, तो एंडरगोनिक रिएक्शंस की बात करते हैं एक्सर्गोनिक रिएक्शंस के बाद। एंडरगोनिक रिएक्शंस क्या होते हैं, ये जस्ट अपोजिट होते हैं, एक्सर्गोनिक के जस्ट अपोजिट होते हैं एंडरगोनिक। एज इट्स नेम एंडरगोनिक, ये करते क्या हैं, द अपोजिट ऑफ एक्सर्गोनिक रिएक्शंस इन बीइंग नॉन स्पॉन्टेनियस। वो स्पॉन्टेनियस था, ये नॉन स्पॉन्टेनियस है। पहला पॉइंट, रिक्वायर एन इनपुट ऑफ फ्री एनर्जी, रिक्वायर एन इनपुट ऑफ फ्री एनर्जी, उसको क्या था, किसी भी तरह की रिलेटेड एनर्जी का यूज नहीं कर रहा था, एनर्जी को रिलीज करने के लिए किसी भी एनर्जी का यूज नहीं कर रहा था, लेकिन इसको एक इनपुट की ज़रूरत है। नालायक वाले बच्चे हैं, समझ लीजिए, कैसे बच्चे, नालायक बच्चे जो स्कूल से आते हैं, होमवर्क मिला है, टीचर होमवर्क दे दिया है, लेकिन उसके बाद भी मम्मी 4 बार डांटती है, चल होमवर्क कर, क्या कर रहा है, चल होमवर्क कर, तब जाके बेचारे करते हैं, नहीं तो वो भी ना करें, इतने आलसी होते हैं। तो ऐसा ही समझ लीजिए आपका एंडरगोनिक वाला भी है। एक्सर्गोनिक वाले को किसी तरह की एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन इसको रिक्वायरमेंट है, किसकी रिक्वायरमेंट है, इनपुट की। एक इनपुट चाहिए इसको, जब तक एक एक्टिवेशन है, इसको इनपुट नहीं मिलेगा, एक एनर्जी नहीं मिलेगी बाहर से, तब तक ये अपना काम नहीं कर पाएगा। ये पहली बात तो नॉन स्पॉन्टेनियस है। डिफिनीशन की अगर बात की जाए, अगर आपको डिफिनीशन लिखना है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, इज एंडरगोनिक रिएक्शन इज द अपोजिट ऑफ एक्सर्गोनिक रिएक्शंस, ठीक, इन बीइंग नॉन स्पॉन्टेनियस एंड रिक्वायर एन इनपुट ऑफ फ्री एनर्जी। उसको एनर्जी की ज़रूरत नहीं थी, इसको एनर्जी की ज़रूरत है, फ्री एनर्जी इसको चाहिए। मोस्ट एनाबॉलिक रिएक्शंस, वहाँ पे क्या था आपका, कैटाबॉलिक रिएक्शन,
एंडरगोनिक कैसे रिएक्शंस इन्वॉल्व कर रहे थे, कैटाबॉलिक रिएक्शंस, जबकि ये क्या कर रहे हैं, एनाबॉलिक रिएक्शंस को इन्वॉल्व करते हैं। इनमें मेन रिएक्शंस जो आते हैं जैसे आपका फोटोसिंथेसिस हो गया, डीएनए सिंथेसिस हो गया, प्रोटीन सिंथेसिस हो गया, तो ये सारे आपके किस में आ जाते हैं, एंडरगोनिक रिएक्शंस में। ठीक है, अब इसका जो फार्मूला बनता है रिलीज ऑफ फ्री एनर्जी इन एक्सरगोनिक रिएक्शंस, इसको अगर दिखाना चाहते हो तो आप आराम से दिखा सकते हैं, डेल्टा जी इज इक्वल टू जी प्रोडक्ट माइनस जी रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन जीरो। इसको जस्ट उसका अपोजिट है बस, बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसमें कोई डाउट? ठीक है, नहीं है ना, चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम एक्टिवेशन एनर्जी की। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। ठीक है, तो एक्सरगोनिक और एंडरगोनिक का ये चार्ट है, चार्ट आप देख लीजिए, चार्ट भी बनाना पड़ता है या फिर चार्ट से आप आराम से समझा सकते हैं। जैसे एक्सरगोनिक एनर्जी की जब बात कर रहे हैं हम, एक्सरगोनिक रिएक्शंस की बात कर रहे हैं, तो एक्सरगोनिक रिएक्शंस में क्या हो रहा है, रिएक्टेंट हमारा जो है वो रिएक्टेंट ले रहे हैं हम, और रिएक्टेंट जब पूरी तरह से रिएक्ट कर जा रहा है तो जो हमको प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक, प्रोडक्ट ये आपका क्या है, रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक की जो प्रोसेस है, इस पूरी प्रोसेस में क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है। आप देख लीजिए, रिएक्टेंट जैसे ऊपर से चला, प्रोडक्ट एकदम हमको लो जाके मिल रहा है, हमको इसके लिए किसी एनर्जी की ज़रूरत ही नहीं है, रिएक्टेंट ही हम ऊपर से ले रहे हैं, रिएक्टेंट ले रहे हैं, प्रोडक्ट नीचे तक जा रहा है, इसका जो सामने वाला है इतना जो एनर्जी है हमको, यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी हमको क्या है, ये मिल रही है, फ्री एनर्जी मिल रही है। तो इसमें एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, हमको किसी तरह के बाहर की एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, केवल और केवल ये क्या कर रहा है, एनर्जी रिलीज कर रहा है। वहीं जब आप एंडरगोनिक में देखेंगे तो एंडरगोनिक में क्या कर रहा है, ये स्टार्ट से ही एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, इसमें एनर्जी रिलीज होने के बजाय यहाँ से इसके हिसाब से ऐसे लीजिए, यहाँ से यहाँ तक की जो एनर्जी है, इसको एनर्जी की ज़रूरत है, ये एनर्जी को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, रिलीज़ नहीं कर रहा है, रिलीज़ करने के बजाय एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ये दोनों में अंतर है, एक्सरगोनिक एंड एंडरगोनिक जस्ट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अब आते हैं हम, विच मस्ट बी अवेलेबल टू केमिकल सिस्टम विथ पोटेंशियल रिएक्टेंट्स टू रिजल्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक, energy which must be available to chemical system with potential reactants to result in a chemical reaction means ऐसी एनर्जी जो किसी भी केमिकल सिस्टम में इतना पोटेंशियल रखती हो, इतना पोटेंशियल रिएक्टेंट्स रखती हो जो रिजल्ट दे सके किसके लिए, केमिकल रिएक्शन के लिए। मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शंस के लिए जो एनर्जी किसी भी केमिकल रिएक्शंस के लिए जो एनर्जी रिएक्टेंट का पोटेंशियल रखती है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी, या फिर आप डायरेक्ट कह सकते हैं एक्टिवेशन एनर्जी इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शंस को स्टार्ट करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। सिंपल सी बात है, इट इज़ द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट ए केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी हमको चाहिए होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। डिफिनीशन की बात करें, द एनर्जी विच मस्ट बी अवेलेबल, ऐसी एनर्जी जो अवेलेबल होनी चाहिए, किसके लिए अवेलेबल होनी चाहिए, केमिकल सिस्टम में अवेलेबल होनी चाहिए। किसी भी केमिकल सिस्टम में ऐसी एनर्जी जो अवेलेबल होनी चाहिए रिएक्टेंट पोटेंशियल के साथ, जिसकी वजह से ये रिजल्ट दे सके, कोई भी केमिकल रिएक्शन रिजल्ट दे सके। किसी भी केमिकल रिएक्शंस को हैपन होने के लिए, किसी भी केमिकल रिएक्शंस को होने के लिए जो एनर्जी, जो मिनिमम एनर्जी चाहिए उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी का अगर चार्ट देखा, ये आपका क्या है, मेन एनर्जी, ये वाला एक्टिवेशन एनर्जी है। रिएक्शन पाथ है एनर्जी का, फ्री एनर्जी है। ठीक, अब नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ बायो एनर्जेटिक रिएक्शन। ठीक है, तो इसके बाद जब बायो एनर्जेटिक के जो आपके एग्जांपल्स आप मेजर बायो एनर्जेटिक प्रोसेसेस, तो बायो एनर्जेटिक प्रोसेस के जो एग्जांपल्स हैं, इसमें मेन एग्जांपल्स आपके आ जाते हैं ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ठीक, ग्लूकोनियोजेनेसिस सॉरी, सिट्रिक एसिड साइकिल, कीटोसिस, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, फास्फो
सॉरी फोटोसिंथेसिस। तो पार्ट 1 के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट के लिए हम फिर से क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। सेकेंड पार्ट में इन सारी चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे बायो एनर्जेटिक्स में। जब तक सेकेंड पार्ट नहीं आता तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको मेरी टीम की ये मेहनत अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।